अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंसिबल के इंट्रोडक्शन की कि एंसिबल बेसिकली एक टास्क ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। आज हमें देखना है इसका सेटअप हम किस तरह कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम कैसे अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, AWS में लॉगिन कर लेना है और आपने क्या करना है 3 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इसमें आपने एक मास्टर नोड बनाना है, बाकी 2 वर्कर नोड्स बनाने हैं। अच्छा, वर्कर नोड्स की तादाद जो है कुछ भी हो सकती है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के पर्पस के लिए सिर्फ 2 वर्कर नोड्स बनाऊंगी और एक मास्टर नोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले EC2 सर्च करना है ताकि हम अपने पहले 3 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकें। और उसमें आपने यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंसेस पे जाना है, इसको आप नाम दे दें मास्टर का, ठीक है। और यहाँ पे आपने अमेज़न लिनक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसकी जो टाइप है ना वो T3.micro आप रहने दें फ्री टियर में, क्योंकि जो आपका एंसिबल का सेटअप है उसको फ्री टियर में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लॉगिन करने के लिए की पेयर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जस्ट आप क्रिएट न्यू की पेयर पे जाएँ और यहाँ पे अपनी की का कुछ भी आप नेम एंटर कर सकते हैं और क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर देंगे तो आपकी की क्रिएट हो जाएगी। मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसको दोबारा क्रिएट नहीं कर रही, जस्ट मैं यहाँ से इसको ये की सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा यहाँ पे जब आप इसको डाउनलोड करते हैं ना इसकी, तो ये आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाती है। बेहतर है कि आप इसको डाउनलोड्स की जगह पे डेस्कटॉप में जाके सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इनको बेशक अलाउ कर दें ट्रैफिक्स को, और उसके बाद आप देखिए मुझे 3 इंस्टेंसेस चाहिए तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस को यहाँ पे 3 कर दूँ, जिसमें से मेरा एक मास्टर है, 2 वर्कर बना दूँगी मैं उनको, ठीक है। उसके बाद आपने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्रिएट हो चुके हैं। आप यहाँ पे इंस्टेंसेस पे जाएँ और ये देखिए ये तीनों मास्टर के मास्टर नेम से क्रिएट हो गए हैं। आप बाकी दोनों के नेम चेंज कर लें। इसको आप कह लें वर्कर 1 और एंटर करें, और इसको आप कह दें वर्कर 2, एंटर, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इनको आप मोबाइल से एक्सेस कर लें। जस्ट उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें और कनेक्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ से SSH क्लाइंट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ से कनेक्ट करना ज़्यादा आसान है। आपने SSH क्लाइंट में आने के बाद ये जो एग्जांपल में दी हुई है SSHI की आपकी की का नेम है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद आपने अपना मोबाइल ओपन करना है और आपने इस प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने कहा है कि जो आपकी की है ना उसको बेहतर है कि आप अपने डेस्कटॉप में सेव कर लें, ठीक है। अगर वो डेस्कटॉप में सेव आपने कर ली है तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि CD डेस्कटॉप, ठीक है, इसके अंदर जाना है और जो आपने कमांड वहाँ से कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। बाकी जो दोनों आपके इंस्टेंसेस हैं वो भी आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना। वर्कर 1 को कनेक्ट पे जाएं, इसको कॉपी करें, यहाँ से आप एक और ऐड करें और यहाँ पे CD डेस्कटॉप करें और यहाँ से पेस्ट कर दें। इसी तरह थर्ड वाले पर भी। CD डेस्कटॉप, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन तीनों को रूट से लॉगिन करना है और इनके जो नेम है वो चेंज करने हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि आप यहाँ पे मल्टी एग्जीक्यूशन मोड पे जाएं
ये आपके तीनों जो है ना वो एक साथ ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप कंट्रोल एल करें सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करने के लिए। तीनों को रूट से लॉगिन करना है तो एक ही बार आप sudo -i कमांड लिखें, आप रूट से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपने तीनों के नेम चेंज करने हैं। तो आप यहाँ पे सिस्टम होस्ट नेम ctl कमांड दें, होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम। और अच्छा, अब हमने इसका नाम मास्टर नोड रखना है, बाकी दोनों का वर्कर नोड रखना है। तो मुझे कमांड सिर्फ फर्स्ट पे एग्जीक्यूट करनी है अभी, ठीक है। तो आप ये जो एक्सक्लूड का ऑप्शन है बाकी दोनों पे इसको एक्सक्लूड कर दें तो क्या होगा, कमांड आपकी इन दोनों पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और इसका नाम हम मास्टर रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एंटर करें। अब हमें इसका नाम जो है ना वो वर्कर 1 रखना है, तो फर्स्ट वाले को एक्सक्लूड कर दें और इसको इंक्लूड कर दें। इसका नाम आप वर्कर 1 कर दें और इसी तरह आप इसको भी एक्सक्लूड कर दें और लास्ट वाले का नाम आप वर्कर 2 कर दें। ठीक है। अब देखिए हमने बैश कमांड तीनों पे एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए मैंने इसका नाम मास्टर, इसका वर्कर 1 वर्कर 2 किया है, बट नेम जो है ना वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा अभी। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे बैश कमांड तीनों पे चलानी है, तो मैं यहाँ पे तीनों को इंक्लूड कर दूँगी और यहाँ पे मैं बैश कमांड चला दूँगी। तो देखें इसका नाम मास्टर हो गया, इसका वर्कर 1 एंड इसका वर्कर 2, ठीक है। इतना काम हमने करना था एक साथ। अब हमें मल्टी एग्जीक्यूशन मोड की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से एग्जिट मल्टी एग्जीक्यूशन मोड को कर देंगे। और यहाँ पे अब फर्स्ट पे इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको एंसिबल सेटअप में बताया था कि सबसे पहले हमारा जो मास्टर नोड होता है इसके ऊपर हमने एंसिबल को इंस्टॉल करना होता है। जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है वो उसकी एंसिबल प्ले बुक या जो भी हमारे पास आइडो कमांड है वो हमें मास्टर नोड पे एग्जीक्यूट करनी होती हैं, जो कि आउटपुट हमें वर्कर नोड्स पे दिखाती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है कि हमने अपने मास्टर के ऊपर अपने एंसिबल पैकेज को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हमारे पास कमांड होती है yum-y इंस्टॉल एंसिबल -कोड। जो एंसिबल का पैकेज है इसको आपने वर्कर नोड्स पे इंस्टॉल नहीं करना, इसको सिर्फ आप अपने मास्टर नोड पे इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो सेटअप है ना वो हो जाता है। सबसे पहले तो सिर्फ हमने 3 काम करने हैं। एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री फाइल हमारे पास होती है, ठीक है। इन्वेंट्री फाइल में ये होता है कि आपके जितने भी वर्कर नोड्स हैं उनके अपने IPs मेंशन करने होते हैं। तो ये फाइल आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि मैं एक फाइल बनाना चाहती हूँ, उसका नाम इन्वेंट्री रखना है मुझे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अपने जितने भी मेरे वर्कर नोड्स हैं जिनके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टास्क है ना वो परफॉर्म हो, उन सबके मैं प्राइवेट IPs मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो आपने एक फ़ाइल बनानी है, आप ये नाम के कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी नाम से आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि अपने इन दोनों वर्कर नोड के प्राइवेट IPs मेंशन कर देने हैं। अच्छा, प्राइवेट IPs कैसे पता चलेंगे, उसके लिए कमांड होती है होस्ट नेम -i, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो आप जहाँ पे आपने इंस्टांसेस क्रिएट किए हैं AWS के ऊपर वहाँ पे अगर आप जाएँ तो आप जैसे ये मेरा वर्कर 1 है, इसको सिलेक्ट करें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखें इसका प्राइवेट IP आपको शो हो रहा होगा, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप का, लाइक मैं इसको कहती हूँ वर्कर 1 और एंटर करती हूँ और जो मैंने प्राइवेट IP कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं कहती हूँ अब मुझे वर्कर 2 का भी प्राइवेट IP चाहिए, तो मैं एक और ग्रुप यहाँ पे बनाती हूँ वर्कर 2 और अब मुझे इसका प्राइवेट IP चाहिए। तो उसके लिए मैं अगेन AWS पे जाऊँगी। अब मैं यहाँ पे वर्कर 2 को सिलेक्ट करूँगी और ये इसका प्राइवेट IP आ रहा है, इसको यहाँ से कॉपी कर दूँगी। अच्छा, इस फाइल में अभी क्या होता है कि आप खाली
ये प्राइवेट आईपीज़ भी लिख सकते हैं, बट ये जो मैंने ब्रैकेट में वर्कर 1 एंड वर्कर 2 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये है ग्रुप, जिसको आप नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। लाइक मैं इसको वेब सर्वर या ऐप सर्वर इस तरह कोई भी नाम दे सकती हूँ, और इसके नीचे ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई एक आईपी ही मेंशन करें। मैं चाहती तो मैं ये दोनों आईपीज़ जो है ना वो वर्कर 1 के नीचे भी मेंशन कर सकती थी, या ये दोनों आईपीज़ जो है ना ये मैं वर्कर 2 के नीचे भी मेंशन कर सकती थी। अब इनका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ना 1000 सर्वर्स हैं जिनके ऊपर आपने टास्क परफ़ॉर्म करना है। अब उनमें से आप ये अज़्यूम कर लें कि 500 सर्वर जो है ना वो ऐप सर्वर हैं, और जो 500 बाकी 500 सर्वर हैं वो वेब सर्वर हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कभी आपको ना कोई ऐसा टास्क सिर्फ़ ऐप सर्वर्स पे करने की ज़रूरत पड़ जाए, या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टास्क आपको सिर्फ़ वेब सर्वर पे परफ़ॉर्म करना पड़ जाए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना पूरे 1000 सर्वर्स के ऊपर ही आपको कोई एक टास्क करना पड़ जाए। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी आप इस फ़ाइल में आएँ और उन 500 सर्वर को माइनस करें, या कभी आप इस फ़ाइल में आएँ और उन 5 सर्वर्स को ऐड करें। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप क्या करें कि उनकी ग्रुपिंग कर दें, ठीक है? जैसे मैंने फ़र्ज़ करें ये वर्कर 1 है, फ़र्ज़ करें ये मेरे ऐप सर्वर हैं। इसके अंदर नीचे मैंने एक की बजाय 500 आईपीज़ मेंशन कर दी हैं, ठीक है? इसी तरह जो मेरा वर्कर 2 है, बाकी जो 500 वेब सर्वर है, उनके आईपीज़ मैंने वर्कर 2 के नीचे मेंशन कर दी हैं। अब अगर मुझे ये टास्क मिला है कि मैंने कोई टास्क है उसको सिर्फ़ वेब सर्वर पे करना है, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो वर्कर 2 का ग्रुप नेम है, इसको बस ग्रुप नेम को मेंशन करूँगी अपनी एंसिबल कमांड में, और मेरे जो भी टास्क है ना वो वेब सर्वर पे परफ़ॉर्म हो जाएगा। या अगर मुझे ये टास्क मिला है कि वर्कर 1 के नीचे जो आईपीज़ मेंशन है, लाइक ऐप सर्वर पे कुछ कोई टास्क करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मेरा जो वर्कर 1 के नीचे जितने भी आईपीज़ मेंशन हैं उनको हम ऐसा करते हैं, इसका नाम हम वेब सर्वर और ऐप सर्वर ही रख देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे सिर्फ़ वेब सर्वर पे कोई काम करना है, जो कि 500 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जब एंसिबल कमांड एग्जीक्यूट करूँगी, तो वहाँ पे वेब सर्वर का नाम दे दूँगी। तो मेरा ये टास्क जो है ना सिर्फ़ उन आईपीज़ पे परफ़ॉर्म होगा जो वेब सर्वर के नीचे लिखे हुए होंगे, ठीक है। या अगर मुझे कोई ऐसा टास्क परफ़ॉर्म करना है जो सिर्फ़ ऐप सर्वर्स पे करना है, तो मैं वहाँ पे सिर्फ एंसिबल वाली कमांड में ऐप सर्वर का नाम मेंशन करूँगी, तो ऐप सर्वर के नीचे जितने भी आईपीज़ होंगे वो सारा टास्क उन पे परफ़ॉर्म हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि मुझे वेब और ऐप दोनों पे परफ़ॉर्म करने हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या करते हैं कि जो आपकी एंसिबल कमांड होती है उसमें आप ग्रुप के नेम्स मेंशन नहीं करते, बस आप वहाँ पे लिख देते हैं एंसिबल ऑल, ठीक है। उसमें फिर जितने भी यहाँ पे इस फाइल में आपके ग्रुप मेंशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो टास्क उन सब पे परफ़ॉर्म हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है ग्रुपिंग करने का, ठीक है, जो कि आपने लाज़मी करनी है। इसको बोला जाता है ग्रुप नेम, और ये फिर उसके अंडर जितने भी आईपीज़ हों वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव एंड क्विट कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला काम हमने किया, हमने मास्टर नोड पे एंसिबल को इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी इन्वेंटरी फाइल बना ली। अब तीसरा काम हमें ये करना है कि हमने जितने भी आपके सर्वर्स हैं उन सब पे अपने रूट का पासवर्ड सेट कर देना है, क्योंकि जब हम एसएसएच करते हैं, लाइक हम किसी दूसरी मशीन को रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो वो हमसे रूट पासवर्ड मांगता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS में रूट का कोई पासवर्ड सेट नहीं होता, जो कि तो हमने खुद ही करना होता है। तो हमने यहाँ पे कमांड देनी है passwd, बल्कि ये मैंने सब पे ही ये काम करना है, तो हम इसको मल्टी एग्जीक्यूशन मोड पे ले जाते हैं और यहाँ पे कमांड देते हैं passwd, एंड रूट को हमने पासवर्ड देना है, तो यहाँ पे रूट यूज़र का नेम मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी आप आसान सा पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, इसी को रीटाइप कर दें, ठीक है। तो ये तीनों सर्वर्स पे मैंने रूट का पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने जाना है अपने वर्कर नोड पे, ठीक है। इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस पे हमारे पास एक फ़ाइल होती है जिसका पाथ है /utc/ssh/sshd_config, ठीक है। इसमें ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हुई होती है कि जो रूट है ना वो लॉगिन नहीं कर सकता, या
पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो अलाउ नहीं होती। तो हमने क्या करना है कि इस फाइल के अंदर जाके sshd_config फाइल के अंदर जाके हमने वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। लाइक हमने इसको कहना है कि रूट को अलाउ करो कि वो रिमोट एक्सेस कर सके, और ये भी अलाउ करो कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो ना उसको भी अलाउ करो। ठीक है, तो ये चेंजिंग आपने इस फाइल में करनी है जो कि वर्कर नोड पे होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्कर नोड 1 पे हूँ। यहाँ पे मैंने इस फाइल का पाथ दिया, मैं एंटर करूँगी। यहाँ पे आपने इंसर्ट मोड में आने के लिए आई प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये चीज़ देखें, परमिट रूट लॉगिन के रूट लॉगिन अलाउ किया जाए। ये अभी क्या लिखा आ रहा है, प्रोहिबिट पासवर्ड है, यानी कि पासवर्ड से आप रूट लॉगिन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले चीज़ आपने इसको अनकमेंट करना है। ठीक है, तो इसको अनकमेंट करें और यहाँ पे प्रोहिबिट पासवर्ड को आपने क्या लिखना है, परमिट रूट लॉगिन यस, यानी कि रूट जो है ना वो लॉगिन कर सकता है। एक चेंजिंग आपने ये करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने किस तरह इसको लॉगिन करना है, हमने की जनरेट करनी है और की बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पब्लिक की ऑथेंटिकेशन है ये येस तो है, बट ये क्या है, कमेंटेड है। तो मतलब अगर ये येस है और कमेंटेड है तो इसका मतलब है कि ये वर्क नहीं करेगा। तो आपने इसको भी क्या करना है, अनकमेंट कर देना है, ताकि हम की से भी लॉगिन कर सकें। एक काम ये आपने करना है। और यहाँ पे देखें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कि रूट जब पासवर्ड भी एंटर करेगा तो भी वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस फाइल में क्या लिखा है कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो। तो इसको आपने यस कर देना है। ठीक है, ये 3 काम करने हैं। उसके बाद आपने फाइल को सेव एंड क्विट कर देना है। और अब देख, जब भी किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंजिंग्स की जाती हैं तो हमेशा क्या किया जाता है कि उसकी सर्विस को रीस्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए कमांड देनी है systemctl रीस्टार्ट sshd। ठीक है, और उसके बाद आपने एंटर कर देना, तो ये आपकी रीस्टार्ट होगी। अब यही जो 2 काम है ना, ये आपने दूसरे वर्कर नोड पे भी करने हैं। तो हम इस फाइल पाथ को यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं वर्कर नोड 2 पे, और सेम वही चेंजिंग्स हम यहाँ पे करते हैं। ये इसको हम पहले इंसर्ट मोड में आते हैं। ठीक है, इसको अनकमेंट करते हैं और इसको यस लिखते हैं। इसको आप मल्टी एग्जीक्यूशन मोड में भी जाके दोनों काम एक साथ कर सकते थे। ठीक है, इधर पब्लिक की ऑथेंटिकेशन को यस हमने करना है, इसको यस कर दिया, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इसको भी यस करना है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव एंड क्विट करें और अभी यही कमांड इसको रीस्टार्ट भी कर दें। ठीक है, अब लास्ट काम आपका क्या है कि आपने की जनरेट करनी है और उसके थ्रू इसको रिमोटली वर्कर नोड्स को एक्सेस करने की ट्राई करनी है। तो की जनरेट करने की कमांड होती है -की_gen। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपकी की जनरेट होगी वो इस बात पे सेव होगी। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चेंज करना तो जस्ट एंटर प्रेस कर दे। तो मैं बस एंटर प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी की के लिए आप अगर कोई पास फ्रेज सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने नहीं करना, मैं तो इसको एंटर कर रही हूँ, एंटर अगेन, एंड आपकी ये की जनरेट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि आप जब भी हमारे पास एक कमांड होती है SSH और आगे हमने वर्कर नोड का प्राइवेट IP देना होता है, तो हम अपने दूसरे मशीन में रिमोटली लॉगिन हो जाते हैं। बट उसमें क्या होता है कि हर बार आपको पासवर्ड देना पड़ता है। मतलब आपको कोई भी काम करना है, अगर 10 दफ़ा कोई काम करना है तो 10 दफ़ा आपको पासवर्ड देना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो की हमने जनरेट की है उसको वर्कर नोड्स पे सब पे एक बार कॉपी कर देते हैं। अगर हम उसको एक दफ़ा कॉपी करते हैं इस की को सारे वर्कर नोड्स पे, तो फिर हमें बार बार पासवर्ड नहीं देना पड़ता। तो अब हम ये करते हैं कि हम जो हमारी की जनरेट हुई है उसको वर्कर नोड्स पे कॉपी कर देते हैं। उसकी कमांड होती है SSH-copy-id। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये की जिस भी वर्कर नोड पे आप पेस्ट करना चाहते हैं उसका प्राइवेट IP दें, जो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे ये वर्कर 1 है,
तो इसका ये प्राइवेट आईपी है, इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। यहाँ पे वो कह रहा है कि आर यू वांट टू कंटिन्यू, इसको आप यस कर दें और एंटर कर दें। अब देखें यहाँ पे रूट का वो पासवर्ड मांग रहा था, जो भी आपने रूट का पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे एंटर कर दें। तो आप यहाँ पे देखें नाउ ट्राई लॉगिंग इनटू मशीन, यानी कि आपकी जो की है वो वर्कर 1 पे पेस्ट हो चुकी है। अब हम कंफर्म कैसे करें कि हमें दूसरे सर्वर की एक्सेस जो है वो मिल चुकी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे नोट करना है कि अभी मैं यहाँ पे मास्टर पे हूँ, ठीक है। मास्टर के ऊपर ही अगर मैं SSH और दूसरे अपने वर्कर 1 का प्राइवेट IP दूँ तो क्या मैं विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो सकती हूँ या नहीं। यहाँ से आप इसका प्राइवेट IP कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट करें और एंटर करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे मास्टर नोड पे थे और अब आप यहाँ पे वर्कर 1 पे आ चुके हैं, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली ये है वर्कर 1, यानी कि आपने रिमोटली इस मशीन को एक्सेस कर लिया है, ठीक है। इसी तरह अब आप यहाँ से एग्ज़िट कर दें और जैसे आपने इस वर्कर 1 पे इस SSH को कॉपी किया था, ऐसे इसको वर्कर 2 पे कर दें। आपने सेम कमांड देनी है SSH-copy-id और अब की बार आपने जो दूसरा आपका वर्कर 2 है इसका प्राइवेट IP लेना है, जो कि ये है प्राइवेट IPv4 एड्रेस। यहाँ पे इसको भी यस करें, यहाँ पे रूट का पासवर्ड दें, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से SSH और इसको लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम पहले मास्टर पे थे, अब हम वर्कर 2 पे आ चुके हैं, यानी कि हमारा सक्सेसफुली जो एंसिबल सेटअप है वो हो चुका है। अब यहाँ से हमने एग्जिट करना है। तो अब हमने देखना है कि ये सारा हमारा था एंसिबल का सेटअप, ठीक है। अब सेटअप करने के बाद हमें ये देखना है कि हम किस तरह यहाँ पे मास्टर नोड पे कोई भी टास्क लिखते हैं और कैसे वो बाकी दोनों वर्कर्स पे ना परफॉर्म होता है, ठीक है। क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे वर्कर नोड पे कोई यूज़र क्रिएट करने हैं तो मैं एंसिबल की हेल्प से मास्टर नोड पे रहते हुए इन दोनों वर्कर्स पे कोई यूज़र कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करूँ कि मैं पहले चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास यूज़र 1 नाम से कोई यूज़र है या नहीं। तो कह रहा है कि वर्कर 1 पे तो इस नाम का कोई यूज़र नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यही चीज़ वर्कर 2 पे ट्राई करूँ कि क्या वर्कर 2 पे कोई यूज़र 1 नाम से यूज़र है, तो कह रहा है नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने मास्टर नोड पे रहते हुए वर्कर 1 और वर्कर 2 पे एक यूज़र क्रिएट करना है। तो इससे मुझे ये भी टेस्ट हो जाएगा कि क्या मेरा एंसिबल का सेटअप सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। तो एंसिबल की कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड होती है हमारे पास एंसिबल। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखना है आल से क्या मुराद है कि मेरे जो इन्वेंटरी फाइल थी उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, जो कि मैंने ऐप सर्वर और एक वेब सर्वर बनाया था, मैं ये टास्क उन सब पे चाहती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं लिख रही हूँ एंसिबल आल। अब आगे मुझे क्या करना है, जो मैंने इन्वेंटरी फाइल अपनी बनाई थी उसको मेंशन करना है। उसके लिए उसको मेंशन करने के लिए कमांड होती है -i मतलब इन्वेंटरी, और आपने अपनी इन्वेंटरी फाइल का जो भी नाम दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे नेम मेंशन कर देना, ठीक है। इतनी कमांड का ये मतलब है कि मैं एक तो एंसिबल का टास्क सब पे परफॉर्म करना चाहती हूँ। अब सब में कौन शामिल है, ठीक है, तो वो फिर आपको उसको ना अपनी फाइल का पाथ बताते हैं कि इस फाइल के अंदर जितने भी IPs मेंशन हैं मैं उनको ऑल कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आपने अपने एक्चुअल टास्क पे आना है कि अब आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए ना यहाँ पे एक मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपने वो मॉड्यूल डिफाइन करना होता है हर काम से रिलेटेड। जैसे अभी मुझे यूज़र क्रिएट करना है तो मेरा -m मॉड्यूल होगा यूज़र, और यूज़र के मॉड्यूल डिफाइन करने के बाद अब मुझे बताना है कि मुझे यूज़र को ऐड करना है या मुझे यूज़र को डिलीट करना है। तो ये चीज़ होती है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को मेंशन करने के लिए हाइफन ये यूज़ किया जाता है, और आपने आगे डबल कोट में बताना है नेम, क्या आप किस नाम का यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ यूज़र 1 का नेम मुझे यूज़र चाहिए। आगे आपने बताना है कि उस यूज़र को आपने ऐड करना है या डिलीट करना है। तो ये चीज़ आती है हमारी स्टेट। तो अगर मैं कहूँ स्टेट प्रेजेंट तो इसका मतलब है कि मैं इस यूज़र को
क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पूरी क्या होती है, एक एंसिबल की कमांड होती है कि एंसिबल ऑल सब पे परफॉर्म करो, -i इन्वेंटरी लिस्ट में जितने भी आईपीज उन सब पे ये टास्क परफॉर्म करो। टास्क का मॉड्यूल क्या है, यूज़र का नेम है यूज़र 1 और उसकी स्टेट है प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखें आपको दो बार येलो कलर नज़र आया, एक बार यहाँ से यहाँ तक और दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक। अब येलो कलर का मतलब आपने हमेशा याद रखना है कि येलो कलर का मतलब होता है कि आपका जो टास्क है वो सक्सेसफुली डन है दोनों सर्वर्स पे। लाइक अभी हमारे क्योंकि इन्वेंट्री फाइल में 2 आईपीज मेंशन थे तो उसने आपको 2 दफ़ा दिखाया, ठीक है। ये पहला आईपी के 252 पे भी ये टास्क परफॉर्म हो चुका है और ये दूसरा आईपी के 39 पे भी ये टास्क परफॉर्म हो चुका है। तो येलो कलर को देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका ये टास्क जो है वो सक्सेसफुली डन हो गया है। फिर भी अगर आपने कंफर्म करना है तो आपने क्या करना है, अपने जाएँ वर्कर पे, ठीक है। अब आप आईडी यूज़र 1 करें तो आप देखें ये उसकी आईडी और ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, मतलब कि यूज़र आपका क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप वर्कर 2 पे जाएँ, यहाँ पे भी आप आईडी यूज़र 1 चेक करें तो आपका ये यूज़र यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको एंसिबल का सेटअप जो है ना वो इस ट्यूटोरियल के बाद करना आ जाएगा। बाकी ये जो मैंने आपको एंसिबल की कमांड बताई है इसको भी हम ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए था कि हमारा एंसिबल का सेटअप सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का हमारा नाम होगा एडो कमांड, एंसिबल एडो कमांड और उसके बाद एंसिबल मॉड्यूल्स बेसिकली मॉड्यूल वर्ड है जिसको मैं मॉड्यूल बोलती हूँ, तो आपने मॉड्यूल और मॉड्यूल से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।